स्वागत करता है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आज का जो टॉपिक से लेकर के आए हैं, हम लेकर के आए हैं 100+ क्वेश्चन हैं आप सभी के लिए। थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं अलग से। तो 100+ क्वेश्चन हैं आप सभी के लिए, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बार बार एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए थे। तो ये आपके 100+ क्वेश्चन हैं, जो कि मिक्सिंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 2023 के लिए हम लेकर के आए हैं। तो चलते हैं बिना टाइम को गवाते हुए। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है बन के कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब बनाया गया। आपको बताना है कि भारत में पहली बार डॉल्फिन दिवस जो है वो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है वो कब बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये आपका बिल्कुल 5 अक्टूबर 2022 को। कब को? 5 अक्टूबर 2022 को ये बनाया गया था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये आपका जो हिस्ट्रिकल क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है वर्ष 1948 ईस्वी में। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे की तरफ चलते हैं। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि कबूतर, उल्लू और कौवा और मोर में से किसे शांति का प्रतीक माना जाता है। यानी आपको 4 वर्ड्स के नाम दिए हैं, जिसमें से कबूतर, उल्लू, कौवा और मोर में से शांति का प्रतीक किसे माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, शांति का प्रतीक जो होता है वो हमारे पास मोर होता है। आपको अच्छे से याद रखना है, मोर को शांति का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि मोर जो है वो हमारा जो नेशनल वर्ड में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहीं पर है तो कर लेते हैं। जो नर्मदा और ताप्ती, 2 नदियां होती हैं, नर्मदा और ताप्ती, दोनों नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है। तो आपको बताना है नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं उनके बीच में एक पर्वत श्रेणी आती है, उसका नाम क्या है। तो इसका जो नाम है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। आपको ये भी अच्छे से याद रखना है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 5 नंबर है। यहाँ पर हम धीरे धीरे स्लाइड को, अगर वीडियो पसंद आएगी ना तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दक्षिणी अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। यानी अमेरिका के जो चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदान हैं उनको क्या कहा जाता है। तो उनका जो कहा जाता है वो कहा जाता है पम्पस। ये आपको याद रखना है। ये भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है, अगर दलहन पूछे तो कानपुर में स्थित है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हम मेरे पास में, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है कि भारत के अंदर इंग्लिश जो चलाई थी वो सबसे पहले किस व्यक्ति ने एजुकेशन देना शुरू किया था, इंग्लिश के बारे में बताना शुरू किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने यहाँ पर शुरुआत की थी। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या निकल के आता है। अगला क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्योंकि स्लाइड्स अलग बन जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था। तो इसका आंसर हम नीचे बता देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऊषा मेहता ने यहाँ पर इसको प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है वो है, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है। दुलहस्ती जो पावर स्टेशन है वो किस नदी पर स्थित है। तो वो चेनाब नदी पर स्थित है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो जल के आयतन यानी जिसका आयतन, जल का जो आयतन है वो अधिक है, उसके आधार पर पूछा है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी मानी जाती है, जिसका बहाव सबसे ज़्यादा माना जाता है, जो फैली हुई नदी है। आयतन का मतलब है वो नदी फैली हुई ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहले इसका जो राइट आंसर हम लगा लेंगे वो होगा अमेजन नदी। ये अमेजन वन भी सबसे बड़े पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
किस देश को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, किस देश को अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये इसका जो राइट आंसर आपको याद रखना है, वेनेजुएला को कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। आगे की तरफ चलते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन है 12। यहाँ पर पूरे क्वेश्चनों को मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि 100+ क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का जो फिरोजाबाद जिला है वो किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शीशे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूटर को बनाने वाली फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है? यानी कि जो फिजिकल रूप से कंपोनेंट्स बने हुए होते हैं, जो कंप्यूटर को फिजिकल रूप से बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। जो इंटरनल्स ऑर्गन में काम करते हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होने के कारण होता है? ये आपको याद रखना है, विटामिन सी की कमी के होने के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत जो सर्किट में किस फ्यूज तार का उपयोग किससे के लिए किया जाता है? ये आपको बताना है कि जो विद्युत सर्किट में एक तार होता है, जो फ्यूज तार होता है, उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, सर्किट में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा को रोकने के लिए किया जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर मैंने एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है क्योंकि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे थे बार बार, तो मैंने सोचा क्यों ना उन क्वेश्चनों को लेकर के आया जाए जिससे बच्चे ज़्यादातर एग्जाम के अंदर पूछता है। जो हमारा डाम्फा वन्य जीव जो अरण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मिजोरम होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिजोरम होगा, जिससे कि नीचे की ली तरफ लिखा हुआ है, थोड़ा लिखने में अगर समझ में ना आए तो नीचे भी है, मिजोरम में है। ये आपको याद रखना है। आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संयुक्त राष्ट्र संघ, स्लाइड लगा लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्यता हैं? तो मैं बता दूं, इसको कहते हैं वीटो। आपको याद रखना है, इसको कहते हैं वीटो। और वीटो में 5 कंट्रीज़ टॉप 10 पे आते हैं। वो 5 कंट्रीज़ कौन कौन से होते हैं? उनमें से एक अमेरिका है, एक रूस है, एक चीन है, एक ब्रिटेन है, एक सऊदी अरब माना जाता है। ये आपको याद रखना है। अब भारत भी एक स्थायी सदस्य की मांग कर रहा है क्योंकि यहाँ की इकोनॉमिक्स को देख करके सभी देशों ने उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, तो इसलिए वहाँ पर भारत ने उस चीज़ की डिमांड की है। तो अब करते हैं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। मैंने सारे ही क्वेश्चनों को कहीं जीके से, कहीं हिस्ट्री से, कहीं कुछ भी मैंने जो मुझे लगा कि क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है वही मैंने क्वेश्चन यहाँ पर पुट कर दिया है। आगे अगला क्वेश्चन है हमारे पास 19, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन योग्य निर्धारित करता है? यानी कि ये आपको मैं बता दूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंदर 57 में क्या बताया गया है कि एक राष्ट्रपति पद को कितनी भी बार एक राष्ट्रपति पद पर बैठाया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, सबसे लंबे समय तक अब तक के रिकॉर्ड में राष्ट्रपति पद पर केवल एक ही व्यक्ति ऐसे हैं जो 2 बार बैठे हुए हैं, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या निकल के आता है? अगला क्वेश्चन है, 1906 ईस्वी में किसे कलकत्ता कांग्रेस अधिनियम की अध्यक्षा जो थी वो किसने की थी? ये आपको बताना है कि 1906 ईस्वी में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री से रिलेटेड है, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? मोहम्मद गौरी था वो किस वंश का था? तो मैं आपको बता दूं, ये
सासवनी वंश का वंश था। इसका एक मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान से 15 बार अटैक करने पर वो बिल्कुल हार गए थे। 16वीं बार में वो जीत गए थे। पृथ्वीराज चौहान बहुत ही एक सौदवेदी वाण चलाना जानते थे, जो बहुत बड़े योद्धाओं में से माने जाते थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने तेंदुए से जाजिरिया कर न लेने का आदेश दिया था? तो ये आपको याद रखना है कि भारत का एक ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जाजिरिया कर न लेने का आदेश दिया था। अब वो कौन सा शासक था? वो था अलाउद्दीन हसन बहनमन शाह। ये आपको याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन में है, महाराणा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस शासन के काल से प्राप्त किया था? तो महाराणा रणजीत सिंह जो थे एक बहुत योद्धा थे, बहुत अच्छे योद्धा थे, जिन्होंने एक विश्व के प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को एक शासन से प्राप्त किया था। उसका नाम था, आपको बता दें, शाह शुजा से इसे प्राप्त किया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा स्लाइड को हटा लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसे संस्कृति पंडित की सहायता से भागवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुबंध फारसी भाषा में किया था? तो आपको बताना है, संस्कृत पंडित की सहायता से भागवत गीता एवं योग वशिष्ठ का जो अनुवाद है वो फारसी भाषा में किया गया था। तो इनका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा, दारा सिकोहा ने इसका अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन हमारे के पास क्या है, बिहार के पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य किसका बना था? तो वो जो चंद्रगुप्त का जो महल था वो किसका बना हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लकड़ी का पूरा महल बना हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारे पास, चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में प्रथम पत्र मुद्रा संचलन प्रारंभ कब हुआ था? यानी कि भारत में सर्वप्रथम जो मुद्रा संचालन प्रारंभ कब हुआ था? पात्र यानी 1806 ईस्वी में इसको प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? कह सकते हैं, या उनका पुराना नाम क्या था? तो इनका जो पुराना नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साधारण नमक का नाम सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने अक्सर इन क्वेश्चनों को एग्जाम के अंदर आते हुए देखा है, जिससे कि आने वाले बच्चों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। तो अगला क्वेश्चन है, लावड़ी तथा तमाशा किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावड़ी और तमाशा जो है वो किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो मैं आपको बता दूं, ये महाराष्ट्र का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल थोड़ा स्लाइड निकाल देते हैं। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये आरती शाह जो है वो भारत की पहली महिला थी। ये भी इम्पोर्टेंट की एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का ज्योति यानी लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है? एग्जाम में पूछा गया था। एशिया की ज्योति यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, गौतम बुद्ध को जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे की तरफ चलते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। अगला क्वेश्चन हमारे पास 33 निकल के आ जाता है। 33वां क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा को आप जानते होंगे, जैवलिन थ्रो से है, यानी कि हिंदी में बोलें तो भाला फेंक से संबंधित रखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? यानी सोवियत जो संघ था, जो रूस का एक सोवियत संघ था, जो आज यूक्रेन और रूस के जो युद्ध जो चल रहा है, वो एक यूक्रेन जो देश है वो सबसे पहले एक रूस का ही हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि पूरा एक सोवियत संघ माना जाता था। तो उसका जो राइट आंसर होने वाला है 1991 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ए सेंचुरी इज नाइट इनफ
पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? याद रखना है, इन ए सेंचुरी इज नाइट एनफ के पुस्तक के प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है? तो इनका जो नाम है वो सौरव गांगुली है। सौरव गांगुली एक बहुत अच्छे भारतीय क्रिकेटर हैं जो कि अब इस समय कमेंट्री बॉक्स में बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये आपको बताना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 2005 में ये पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2005 को, क्या 1 जनवरी 2005 को भारत में योजना आयोग के स्थल पर नीति आयोग का गठन किया गया था? इस योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये आपको बताना है 1950 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले भारतीय सेनाओं की याद में बनाए गए अभिलेख भारतीय युद्ध स्मारक को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है इंडिया गेट। इंडिया गेट आप सभी घूमने जाते हैं, वो जो है जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जो उन लोगों ने जो भारत के लिए शहीद हो गए थे, तो उन सभी की याद में जो है इंडिया गेट को बनाया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? वो है हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान में किस वर्ष को अपनाया था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1787 ईस्वी में। ये भी इम्पोर्टेंट रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सन 1992 ईस्वी में तैराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किस के हाथों पराजित हुए थे? मैंने अभी से बताया था आपको, 1192 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था। किसके कारण? तैराइन का युद्ध हुआ था 1992 में, जो द्वितीय युद्ध था। और ये पृथ्वीराज जो चौहान थे, कौन थे? पृथ्वीराज जो चौहान थे ये हार गए थे। 16 बार आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने। किसने? मोहम्मद गौरी ने 16 बार आक्रमण किया था पृथ्वीराज चौहान पर, जब जाके ये एक बार जीते थे। तो आपको याद रखना है तैराइन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में इस युद्ध को लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या है? यह भारत में स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म कौन सी है? तो वो है गोल्ड फिल्म बनाई गई थी। जब हम फ्रीडम हो गए थे तो हमें एक जब जीत मिली थी तो उसके ऊपर एक फिल्म बनाई गई थी। महानदी और गोदावरी के डेल्टा पर कौन सी मिट्टी समृद्ध मात्रा में होती है? यानी कि महानदी और गोदावरी के जो डेल्टा बनता है तो उसमें कौन सी मिट्टी ज़्यादा निकलती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा निकलती है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, आपको अगला क्वेश्चन क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये आपको बताना है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बार बार पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 44 त्रिस्तरीय, यानी कि बोले तो 3 स्तर वाली त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, इस पे होता है जिला परिषद। एग्जाम की दृष्टि से मैंने इन क्वेश्चनों को बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से लगाया हुआ है। अगर आप इन्हें करके जाएंगे तो मैं 100 श्योर कहता हूँ आप अपने 5 या 6 नंबर को आसानी से ज्ञान कर सकते हैं, कि ये 100 क्वेश्चन मैं इसी तरीके से लेकर के आया हूँ कि इन क्वेश्चनों को आप आसानी से कवर कर सकें। अगला क्वेश्चन मेरे पास निकल के आता है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के नज़दीक यानी पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो वायुमंडल है और उसकी निचली परत को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो होता है वो होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत एवं धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? भारत एक अपनी धर्म से संबंध रखता है, वो कौन सा होता है? इससे क्या मतलब है? राज्य स्तरों पर भारत अपनी कोई धर्म नहीं है, यानी राज्य स्तर पर भारत का कोई धर्म नहीं होता, केवल वो अपने संविधान को लागू करता है।
अगला क्वेश्चन हमारे पास निकल के आ जाता है, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाले भारत को सर्वोच्च सेनानी अलंकार कौन सा होता है? तो उसे परमवीर चक्र कहते हैं। परमवीर चक्र जो होता है वो हमारे सेना में शहीद हुए जो अधिकारी होते हैं, सेना में शहीद हुए जितने भी लोग होते हैं, उन सभी को परमवीर चक्र से नवाजा जाता है, जो इस देश के लिए कुछ नया करके जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं 48 में क्वेश्चन पर आ गए हैं हम, यानी कि 49 में क्वेश्चन पर आ गए हैं। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? अब मैं बता दूं आपको, ये जो बाजी राव थे उन पर थी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डैश दिया है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का राजधानी क्या है? ये मुझसे क्वेश्चन पैट के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। ये क्वेश्चन मैंने देखा था, लक्षद्वीप की जो राजधानी थी वो क्या बताई थी? वो थी हमारा कारावती जो थी हमारी लक्षद्वीप की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है टॉप 50, यानी कि हम कर चुके हैं 50 क्वेश्चनों को। यहाँ पर थोड़ा स्लाइड को हटा लेते हैं। 50 क्वेश्चनों को हम कवर कर चुके हैं। भारतीय वायुसेना में जो कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो पायलट ऑफिसर होता है। वायुसेना में जो सबसे छोटा अधिकारी पद होता है वो पायलट ऑफिसर होता है, यानी कि वो केवल चला सकता है। एफएम का जो विस्तृत नाम हो सकता है, कह सकते हैं, या इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है? एफएम का जो विस्तृत नाम क्या है? तो मैं बता दूं, एफएम का विस्तृत नाम जो है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बिना टाइम गवाते हुए थोड़ा तेज स्पीड कर लेते हैं ताकि आप क्वेश्चनों को अच्छे से जल्दी से कवर कर पाएँ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या निकल के आता है? अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को वर्ष 1858 ईस्वी में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था? केवल एक दिन के लिए बनाया गया था। आपको ये याद रखना है कि कब बनाया गया था? 1858 ईस्वी में बनाया गया था। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर होने वाला है, इसका जो राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित इलाहाबाद शहर, जिसका वर्तमान में नाम प्रयाग है, उसे 1958 ईस्वी में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी के रूप में घोषित किया गया था। आपको याद रखना है, यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं। इलाहाबाद को एक दिन के लिए 1858 ईस्वी के अंदर भारत की राजधानी के रूप में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? जो मैं आपको पीडीएफ जो मैं बना रहा हूँ, जो आपकी वीडियो बना रहा हूँ, ये पीडीएफ पर ही लिखा हुआ है। और इसकी पूरी जो होती है पीडीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट होती है। इसकी पूरी जो फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल्स डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो होती है, इसकी फुल फॉर्म मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूटरकृत भाषा में www का अर्थ क्या होता है? आपने देखा होगा www.com जो होता है उसका पूरा नाम क्या होता है? कंप्यूटरित भाषा में www का क्या अर्थ होता है? तो मैं बताऊँ, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, यानी संसार में खोजकर्ता कर रूप में होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए किस कानून को काला कानून कहा जाता है? अंग्रेजों ने कानून शुरू किया था जिसे हम काला कानून के नाम से जानते हैं, उसको क्या कहते हैं? रोलिंग एक्ट कानून के नाम से जानते हैं। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1905, यानी कि सन 1905 ईस्वी में बांग्ला विभाजन के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? तो आपको बता दूं, लॉर्ड जो कर्जन था। लॉर्ड नहीं लगाना है, इनको लॉर्ड नहीं लगाना है, कर्जन बोलो, कर्जन, क्योंकि लॉर्ड माने होता है स्वामी। आपको पता होना चाहिए लॉर्ड मीन्स स्वामी होता है, और ये स्वामी नहीं थे हमारे लिए जल्लाद थे ये, क्योंकि इन लोगों ने हमारे लिए बहुत बहुत बुरा किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जो स्थापना थी, एक ही व्यक्ति थे जिन्होंने की थी, लॉर्ड रॉबर्ट क्वाइन। हर किसी में लॉर्ड लगा हुआ आता है, रॉबर्ट क्वाइन ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ वैसीन की संधि की थी? किसकी? वैसीन की संधि की थी। तो मैं आपको बताऊं, जो बाजीराव दुत्ते थे उन्होंने इसकी संधि की थी। ये आपको याद रखना है, बाजीराव जो दुत्ते थे उन्होंने इसके साथ संधि की थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है, बंगाल व बिहार, क्या? बंगाल व बिहार में स्थायी
जो बंदोबस्त की शुरुआत थी वो किसने की थी? बंदोबस्त की जो शुरुआत थी वो किसने की थी? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कॉर्नवालिस ने की थी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी जो शुरुआत थी, कॉर्नवालिस ने इसकी शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित क्या है? लोहागढ़ नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? लोहागढ़ नामक का जो निर्माण था वो किसने करवाया था? वो है हमारा जो बंदा बहादुर राय ने इसका करवाया था। ये जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों के माध्यम से ही हम बहुत सारे क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं धीरे धीरे। अगर आप इन वीडियो को रिपीट भी करके देखेंगे या किसी एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे तो 100% आपको यहाँ क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ, 100% श्योर हूँ, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम की अंदर ज़रूर मिलेंगे। यहाँ 5 या 10 क्वेश्चन में से अक्सर एग्जाम के अंदर फंसता है। अगला क्वेश्चन है, संचार प्रसिद्ध की भाषा में MTS का पूरा नाम क्या है? MTS आपने सुना होगा। MTS मोबाइल टेलीफोन सर्विस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मोबाइल टेलीफोन सर्विस के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, खट्टे फलों में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपसे पूछा गया है कि खट्टे अम्लों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जबकि इसको कह सकते हैं विटामिन सी होता है। स्लाइड को थोड़ा कर लेते हैं आउट। अगला हमारे पास क्या है? अगला हमारे पास पूछा जा रहा है, यहीं लिख लेते हैं, विटामिन सी होता है। क्या होता है? विटामिन सी होता है, ये आपको याद रखना है। अगला है हमारे पास, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में यानी अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी होता है, अभी बताया था विटामिन सी होता है आंवले के अंदर। किसी भी खट्टे पदार्थ के अम्ल जो होता है वो विटामिन सी ही उसके अंदर रिप्रेजेंट होता है आंवले के अंदर। अब मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। अब भारतीय संविधान में जो सब प्रथम संशोधन हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से देखें तो 1950 ईस्वी में। कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में इसका संशोधन का प्रारंभ किया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? मैंने यहाँ से बनाया है आर्टिकल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से मैंने अक्सर पूछे गए थे। हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो भारत के संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो इसका जो होगा राइट आंसर होगा वो होगा, जो मूल भाषाओं के रूप में काम करती हैं वो है 14 भाषाएं, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में केवल 22 भाषाएं हैं जो शामिल के रूप में उसमें काम करती हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 66 निकल के आ जाता है और है, राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? ये हमारा उदयपुर होगा। क्या होगा हमारे पास? उदयपुर होगा, जो झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे पास, ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? एक सोडियम धातु ही एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन मेरे पास निकल के आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त कर कर रहेंगे? यहाँ पर मैंने नारे से निकाल दिया है। यहाँ पर उन्होंने पूछा था कि हमारी एक क्रांति ने कहा था कि हमारा जो एक जन्मसिद्ध अधिकार है हम उसे प्राप्त करके रहेंगे, तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, ये भी आपको याद रखना है। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? और सफ़ेद क्रांति जो कहते हैं वो अंडे से संबंधित है। आपको याद रहना चाहिए सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है? ये हमारी अंडे से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने इसका कहा था, ये भी आपको याद रखना है। अब वही क्वेश्चन मेरे सामने आ गया निकल के, ये जो सफ़ेद क्रांति होती है वो किससे संबंधित है? सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो सफ़ेद क्रांति के बारे में अगर बात करें तो सफ़ेद क्रांति जिसे दूध क्रांति या ऑपरेटन फील्ड के नाम से भी जाना जाता है का संबंध दूध से है। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत के दूधों की कमी को दूर करना था, ये भी आपको याद रखना है। अगला है हमारे पास, इसमें क्या है अगला क्वेश्चन में, विश्व की एकमात्र झील कौन सी है जो प्रत्येक 12 वर्ष में मीठा पानी व खारे पानी में परिवर्तन हो सकती है? यानी 12 वर्ष में
वो मीठे व खारे पानी में चेंजिंग होती रहती है। तो ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा हमारे तिब्बत के ओरितोसो झील है, तो वो रहने वाली है। ओरितोसो झील है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइड को थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगला क्वेश्चन मेरे पास निकल के आता है, किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र यानी विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? उन 356 के अंतर्गत उसमें लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन मेरे पास निकल के आता है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार के मूल अधिकारों के रूप में मान्यता दी गई थी? यानी कि 6 से जो 14 वर्ष के जो बच्चे थे उनको शिक्षा के लिए अधिकारों के मूल जो रूप से शिक्षा प्राप्त की गई थी वो कितनी दी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था जब। अगला क्वेश्चन हमारे पास, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारी की सूची से हटाकर विधि अधिकारी में घोषित किया गया था? तो ये जो था हमारा 42वें संविधान संशोधन, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 75, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ये आपको याद रखना है। आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं इस समय? तो 12 अनुसूचियां इस समय शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है? तो ये आपको याद रखना है, किसको लागू किया गया है? 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। ये अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस संविधान संशोधन के द्वारा किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन है जिसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब तथा कहाँ किया गया था? तो ये आपको याद रखना है। परमाणु परीक्षण किया गया था, परमाणु एटम्स की जो टेस्टिंग है वो कहाँ की गई थी? तो राजस्थान के पोखरण में की गई थी 14 मई 1974 को। ये आपको रखना है, 14 मई 1976 को राजस्थान के पोखरण में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना की खोज किसने की थी? यानी कि जो पन्ना होता है उसकी खोज किसने की थी? मध्य में तो पन्ना की खानों में किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है वो किस खेल से है? जो संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो फुटबॉल से। याद रखना है आपको, किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार में शामिल प्रथम भारतीय कौन थे? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किस खेल में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत श्रेणी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा जो श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है और भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, गिद्धा और जो भांगड़ा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? प्रमुख लोक नृत्य है वो किसका है? पंजाब को। आपको याद रखना है, गिद्धा और भांगड़ा, भांगड़े पे वो ज़्यादा डांस करना पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार माना जाता है? पोंगल है वो किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? वो तमिलनाडु का। आपको याद रखना है, तमिलनाडु का जो पोंगल त्योहार है वो बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो हॉर्नबिल आपको पता होना चाहिए, बिल किससे संबंधित रखता है? हॉर्नबिल संबंधित किससे रहता है? तो नागालैंड से रहता है। ये आपको अच्छे से कवर होना चाहिए। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो नागालैंड से संबंधित है। ये आपको याद रखना है, किससे? नागालैंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में
कंचनजंगा पर्वत श्रेणी स्थित है, अभी करवाया था पीछे की तरफ, तो ये सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या निकल के आता है। 88 क्वेश्चन पर हम पहुंच गए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहते हैं। किस भारतीय राज्य को मंदिरों की जो पूजनीय भूमि कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु को। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा यानी एनर्जी को किससे मापा जा सकता है, तो कैलोरी से उसे मापा जा सकता है, वरना हम अपनी एनर्जी को नाप नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, बता दूं आपको, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ये आपको याद रखना है, थोड़ा लॉन्ग में दिया है इसलिए हमको स्लाइड थोड़ा जूम कर लेते हैं और ऊपर की तरफ स्लाइड कर देते हैं। ये बनाया जाता है हमारा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो इसकी जो मैं बताऊं, कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी के अंदर, किसके 1885 ईस्वी के अंदर जो डॉक्टर A.O. ह्यूमस ने इसकी स्थापना की थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या निकल के आता है, भारत में, हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ऊष्मा पतझड़ के वन पाए जाते हैं। ऊष्मा, यह आपको थोड़ा लिखने में थोड़ा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ऊष्मा पतझड़ के वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 बाग कॉरिडोर भारत और किस देश को आपस में जोड़ता है। यानी कि 3 बाग कॉरिडोर भारत किस देश को आपस में जोड़ता है, तो ये बांग्लादेश को जोड़ देता है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी। तो ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी, तो इन्होंने किसकी खोज की थी, इन्होंने इस ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री कौन है जिसने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान दोनों प्राप्त किए हैं। ऐसा कौन सा है, तो आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मीराजी देसाई ने इसको प्राप्त किया है, जो कि पाकिस्तान के अंदर निशान ए पाकिस्तान और भारत का सर्वोच्च भारत रत्न पुरस्कार उसने प्राप्त किया हुआ है। 96 हमारे पास निकल के आता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है। तो ये आर्कटिक सागर एवं प्रशांत सागर दोनों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन मेरे पास निकल के आता है, संपूर्ण विश्व में कुल कितने समय जोन यानी टाइम जोन में विभाजित है। पूरा विश्व जो है वो कितने टाइम जोन में विभाजित है, ये 24 यानी 24 जोन में विभाजित है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किस वर्ष पड़ी थी। तो आपको बता दूं, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव थी भारत में 1835 ईस्वी में पढ़ने लगी थी। ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये आपके 100 क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कवर करूँगा। साथ के साथ ही अभी मैं आपको और हिस्ट्रिकल क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ, क्योंकि हिस्ट्रिकल क्वेश्चन मेरे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वीडियो के अंदर हम उनको कवर करेंगे और साथ के साथ ही उन्हें पूरी तरीके से अच्छे से लर्न करेंगे। भारत का कौन सा राज्य चंद की लकड़ियों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। जो चंदन की लकड़ी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो कर्नाटक राज्य में चंदन की लकड़ी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है, 100 यानी 1 सेंचुरी क्वेश्चन को हम कवर कर चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है। लिवरपूल ब्रिज कहाँ है, हावड़ा ब्रिज है, जो कि कोलकाता में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके 100 में कंप्लीट करवा चुका हूँ, लेकिन साथ ही के साथ हम अभी चलने वाले हैं, हम साथ के साथ चलने वाले हैं अभी हिस्ट्रिकल, अपनी हिस्ट्री ऐतिहासिक हिस्ट्री को कवर करेंगे 2023 के अंदर, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके कम से कम 50 क्वेश्चंस होंगे, जिन्हें हम 50 क्वेश्चन को कवर करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। तो बिना टाइम को गवाते हुए मैं 150 क्वेश्चन को कवर करूंगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से हिस्ट्रिकल बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। तो बिना टाइम गवाते हुए 50 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, और इसी स्लाइड के माध्यम से मैं आपको पूरी तरह समझाना चाहता था कि ये टॉप क्वेश्चंस आपके लिए क्यों रहने वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा स्लाइड को हटा लेते हैं और दोबारा हम कवर करने की कोशिश कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बिना टाइम गवाते हुए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो सम्राट अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले प्रथम औरंग जो अंग्रेज थे वो कौन थे।
तो आपको बताना है शिलालेख जो थे, जो अशोक जो सम्राट थे उन्होंने कुछ शिलालेख लिखे थे, तो उनको सबसे पहले पढ़ा था एक अंग्रेजी व्यक्ति ने, तो उसका नाम क्या था, जेम्स प्रिंसेप ने। आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ से की थी? तो ये पावापुरी से उन्होंने इसकी स्थापना की थी, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से मैंने देखा है अक्सर एग्जाम के अंदर हिस्ट्रिकल क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें बता दी जाए। किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया है? क्या किया है? किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया है? तो मैं आपको बता दूं, ये क्या है, हेलिओडोरस ने किया था। किसने? हेलिओडोरस ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? जो वैदिक काल के जो लोग थे उन्होंने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। तांबा को उन्होंने इसका प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वेदों में, थोड़ा स्लाइड को कम जूम कर लेते हैं। अगला 5 क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद्य एवं पाद्य दोनों के लिए की गई है? अब कहोगे गद्य और पद किससे रिलेटेड है? गद्य और पद, गद्य में कहानियाँ होती हैं और पद में एक कविता के रूप में होता है। आपको पता होना चाहिए, जो गद्य होता है वो एक कहानी के रूप में होता है और पद जो होता है वो एक शायरी सी होती है, यानी कि एक पद के रूप में होता है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यजुर्वेद में। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, किस व्यक्ति को बिना हज का बादशाह कहा जाता है? बिना हज का बादशाह कहा जाता है। अब एक व्यक्ति हैं जिनको बिना हज का बादशाह कहा जाता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जिन्हें बिना हज का क्या कहा जाता था? बादशाह कहा जाता था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई है? ये आपको बताना है। तो महाराष्ट्र में है, ये आपको अच्छे से कवर रखना है। और हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किसने किस स्थान पर हुई है? तो मैं आपको बता दूं, दैमाबाद में हुई है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? दैमाबाद में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? यति कब कहलाए? घर त्यागने के बाद। यानी कि क्वेश्चन बन जाता है, जो यति वर्ड है वो किसके लिए है? ये हमारे महावीर स्वामी के लिए है, और जब उन्होंने अपना घर त्याग दिया था उसके लिए उन्हें ये वर्ड इस्तेमाल किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आगे की तरफ चलते हैं बिना टाइम को गंवाते हुए। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित जो हमारा स्तूपी का जो निर्माण है वो किस काल में किया गया था? यानी कि इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बताया गया है। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूपी का जो निर्माण किस काल में किया गया था? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। एक स्नानागार वहाँ पर बना हुआ है, स्नानघर बना हुआ है मोहनजोदड़ो के अंदर, जो सबसे बड़ा घर माना जाता है। और मैं आपको बता दूँ, उसकी जो लंबाई है वो काफ़ी गहरी और चौड़ाई में भी काफ़ी अच्छा लगता है। जो हमारा कुषाण काल था उसके अंदर इसे करा गया था। अगला क्वेश्चन मेरे पास निकल के आता है, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को संधि बाग कहा या मृतकों का टीला कहा जाता है? यानी सिंधुकों का बाग या मृतकों का टीला जो कहते हैं वो मोहनजोदड़ो को कहते हैं, और कालीबंगा जो कहते हैं वो कहते हैं हमारी काली चूड़ियों से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन मेरे पास निकल के आता है, ऐसा कौन सा प्रथम स्फूर्ति संत है जिसने अपने आप को अनहलक घोषित किया था? क्या किया था? जो हलक है, हक है, वो उसने घोषित किया। तो ये हमारा मशहूर जो हल्लाज है उन्होंने इसे घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया वह कौन सा कथन है? ये किसने कथन दिया था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने इस कथन को दिया था। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, हिंदुस्तान को तलवार के जोर पर जीता गया था, ये किसने दिया था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने इस कथन को दिया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन मेरे पास निकल के आता है, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी स्रोत कौन सा पुराण है? यानी कि विष्णु के 10 अवतार हुए हैं, इसकी जानकारी किस पुराण में है? तो ये आपको बता दूं, मत्स्य पुराण के अंदर ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन मेरे पास, बौद्ध धर्म को किस शासन मंत्र यानी कि हठ योग्य एवं तांत्रिका उपचारों का
प्रधानता दी गई है? तो ब्रजयान में। यह आपको याद रखना है। किस में है? ब्रजयान में। किस में है? ब्रजयान में। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसे 56 तक्षरी जो स्तंभ हैं वो संगीत में स्वर निकालते हैं, वो कहाँ से स्थित है? वो कहाँ अवस्थित है? तो वो हम्पी में है। और मैं आपको बता दूं, हम्पी जो है इस समय, हम्पी जो है एक 10 के नोट के पीछे, यानी किसके? जो हमारा 10 का नोट आता है, जो हमारा 10 का नोट आता है उसके पीछे कुछ हम्पी के यहाँ की तरफ डायग्राम बना हुआ होता है। जैसे ये 10 का नोट है तो उसके पीछे एक डायग्राम बना हुआ होता है, वो हम्पी का ही बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 2016 किस वर्ष के चित्तौड़ के कीर्तसेन स्तंभ का निर्माण करवाया था? अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है, किस शासन ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभ ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नामक के पुस्तक कौन लेखक हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास निकल के आता है, शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? तो हेमू नाम के एक राजा थे। हेमू नाम के एक राजा थे जिसने शेरशाह के बाद और अकबर से पहले जो दिल्ली पर राज किया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, आर्य शब्द का आर्थिक क्या है? तो श्रेष्ठ एवं कुलीन इसका अर्थ माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 20 क्वेश्चन है, जो चरक संहिता नामक पुस्तक की जो है वो किस विषय से संबंध है? जो चरक संहिता जो है वो किससे संबंधित है? वो चिकित्सा से। चरक संहिता, चरक से ही आपको समझ में आना चाहिए। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो आपको बताना है वो चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, गुप्तकालीन शासक में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो पुरपाल कहा जाता था। ये आपको याद रखना है, गुप्तकालीन प्रशासन के नगर के मुख्य अधिकारी को पुरपाल कहा जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन मेरे पास निकल के आता है, अगले क्वेश्चन के अंदर, किस राष्ट्रीय कूट शासक ने एलोरा के पर्वत को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये आपको याद रखना है, कृष्ण प्रथम ने इसको, यानी किसको? पर्वत को, एलोरा के पर्वत को काट करके कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या निकलता है? हमारे पास अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है ये आपको बताना है। किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ये जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दीनार। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे पास, ऋषि वेद में उल्लेखनीय कबीर का जो करीब 25 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो सरस्वती जो नदी थी वो सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। मैं 25 क्वेश्चंस को कवर करवा दिए हैं। इसके बाद हम 26 पे चलेंगे। कोशिश करते हैं हम पूरे 50 क्वेश्चन कवर करने की, क्योंकि 1 आवर्स का टाइम रहता है और वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? यानी आधुनिक भारत का निर्माता जो कहा था वो महात्मा गांधी ने उनको कहा था। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो हैदराबाद नगर की स्थापना जो थी वो किसने की थी? तो मैं आपको बता दूं, मोहम्मद कुली कुतुबुद्दुशाह ने इसकी स्थापना की थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ऋषिवेद जो आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी? ऋषिवेद में आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी? तो मैं आपको बता दूं, जो आर्यों की भाषा जो थी वो पहले क्या थी, पहले आपको बता दूं तो वो संस्कृत थी। जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं अगर ठीक से देखा जाए। इनको कवर करना बहुत ही ईजी होता है और इन सभी को करने के लिए ही हम सब मेहनत करते हैं। तो आपकी मेहनत के साथ मैं आप सभी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे तो शायद मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी से अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए आपके अगला जो क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो आपको बताना है महात्मा गौतम बुद्ध जो थे उनको किस नदी के तट पर जो है वो ज्ञान प्राप्त हुआ था?
तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं, वो निरंजना नदी के तट पर उनको ये याद हुआ था। अगला क्वेश्चन मैं यहीं पे बता दूं, किस पेड़ पर उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो उनको जो पीपल का जो होता है, क्या होता है, पीपल का जो वृक्ष होता है, उस पर इनको ये प्राप्त हुआ था। ये आपको याद रखना है, पीपल पर। क्या याद रखना है, पीपल पर तुम्हें ये प्राप्त हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चलते हैं आगे की तरफ। जो कुशासन जो कनिष्ठ के कुशासन के जो कनिष्ठ के जो निर्माण, यानी याद कर लेते हैं, थोड़ा सा स्लाइड्स बना लेते हैं। कुशासन शासन निष्ठ के जो निर्माण कार्य का जो निरीक्षण अभियंत्रिक अधिकारी कौन था। तो आपको बताना है कौन सा अधिकारी था। तो एलिंग सोलस जो था वो उसका अच्छा अधिकारी माना जाता है। एंगिस सोलस जो था उसका एंगिस सोलस सोलस जो था उसका अच्छा अधिकारी माना जाता था। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थक कौन थे। तो आपको बता दें, इसके 24वें जो तीर्थक थे वो महावीर जैन थे। और इसके जो प्रथम थे, जो प्रथम की बात करें फर्स्ट की, तो फर्स्ट पे ऋषभ देव आ जाते थे। क्या आते थे, ऋषभ ऋषभ देव आ जाते थे। यह आपको याद रखना है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाज की स्थापना, जो वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है वैज्ञानिक समाज की जो स्थापना थी वो किसने की थी। तो मैं उसका राइट आंसर सर हैदईस आगा खान ने, जो अहमद खां थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, सातवाहन शासकों की राज्य भाषा क्या थी। जो सातवाहन शासकों की जो राज्य भाषा थी वो प्राकृतिक भाषा थी। जो प्राकृतिक भाषा होती है वो थी। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या निकलता है, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासक ने देवी शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। तो अगला क्वेश्चन में के शासन की शुरुआत की थी, तो कुशासन की जो शुरुआत थी उन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन मेरे पास, अशोक सम्राट क्या थे, अशोक सम्राट के पिता कौन थे। तो अशोक सम्राट के जो पिता थे उनका नाम था बिंदुसार। ये आपको अच्छे से याद रखना है, तो कौन थे, वो थे बिंदुसार। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या निकल के आता है, अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत के बारे में बात किया गया है कि मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत थी वो कौन सी थी। तो यहाँ पर हमें बताना होगा, तो वो अन्नानागार थे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी अन्नानागार थी। लेकिन अगर वहीं बात करें और किसकी, तो वहाँ पर स्नानागार, क्या स्नानागार जो थी वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी इमारत थी। ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और मोहनजोदड़ो को, क्या एक और बता देता हूँ आपको, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला। आपको याद रखना है, मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए बन जाता है। अगला आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या निकलता है, अगला क्वेश्चन थोड़ा स्लाइड को जूम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या निकल के आता है, मुगल शासक, क्या हमारे पास मुगल काल में किस बंदरगाह को जो बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता है उसे क्या कहते थे। तो ये आपको बताना है कि मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता है। तो आपको इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सूरत बंदरगाह को कहा जाता है, यानी सूरत बंदरगाह को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास 38 क्वेश्चन है, दिल्ली का पुराना नाम किला किसके द्वारा बनाया गया। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था। कहा जाता है दिल्ली का जो पुराना किला था वो किसके द्वारा बनाया गया था। तो शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर जब दिल्ली के आप लाल किले को देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से इमारत वहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो कि
यहाँ पर छोटे छोटे क्या बने हुए थे, छोटे छोटे जो थे वहाँ पर वो छेद बने हुए हैं, वहाँ पर क्या छोटे छोटे छेद बने हुए हैं। इस तरह से आपको छेद मिलेंगे वहाँ पर दीवारों के अंदर, जिसमें आपसे पहले क्या था, सोना रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था, सोना रखा हुआ था। उन सभी को क्या हुआ, अंग्रेजों ने सबने उन्हें ले गए। तो यह आपको याद रखना है। इन छेदों से क्या करा, अंग्रेजों ने यहाँ से सोने को निकाल लिया। केवल वहाँ पर अब दीवार के अंदर छेद ही रिप्रेजेंट रहे हैं, उसके बाद कुछ नहीं बचा है। तो इसलिए आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 39 का क्वेश्चन है। देखो, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान ए जो हमारा चिलगानी को स्थापना की थी, किसकी, चिलगानी की स्थापना की थी? तो मैं आपको बता दूं, इल्तुतमिश। इसका जो राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या, कुतुब मीनार, क्या कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया था। पूरा जो करवाया था कुतुब मीनार ने निर्माण कराया, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का काम प्रारंभ करवाया था, और इल्तुतमिश यानी उन्हीं के पोते ने इसका काम समाप्त करवाया था। इसका रीज़न ये था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो उस समय उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने इस काम को पूरा करवाया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या निकल के आता है, चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित थी चंदेलों की जो राजधानी है, वो कहाँ स्थित थी? तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, खजुराहो भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ है? तो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता है। वहाँ पर एक कसम की मूर्ति भी प्राप्त हुई थी। तो ये इन्होंने जो प्राप्त हुआ है वो रेड कलर का रंग प्राप्त हुआ है, जो मैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों के कौन से ग्रंथ को गीता के समान पवित्र माना जाता है? बौद्ध धर्म के ऐसे कौन सी ग्रंथ है, यानी बौद्धों के कौन से ग्रंथ को गीता के समान पवित्र माना जाता है? तो जो धम्मपद है उसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ये इम्पोर्टेंट है। चाणक्य का अन्य नाम, जो चाणक्य नीति थी वो बहुत ही चलाई जाती है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो मैं आपको बता दूं, विष्णुगुप्त इनका पुराना नाम था। चाणक्य अपने अपने कर्म पर विश्वास करते थे, ना कि किसी ये किस्मत पर विश्वास करते थे। इनका कहना था कि आदमी जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। यह आपका इनको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है, जो चरक एवं नागा अर्जुन किसके दरबारी शोभा थे? दरबारी यानी कि एक चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? यानी कि जो 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 दो वो थे, दरबारी बने हुए थे, इनका नाम था चरक और का था नागा अर्जुन, जो कनिष्ठ के बहुत अच्छे दरबारी माने जाने वाले थे। इनकी शोभा का वर्णन भी करते थे। अगला क्वेश्चन मेरे पास, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली जो सल्तनत है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको याद रखना है, 1206 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। 1206 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन मेरे पास, किसी मुस्लिम शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी? यानी कि वो घुड़सवारी पर जा रहे थे, युद्ध के दौरान मुस्लिम शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हो गई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मैंने आपको बताया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो क्या कर रहे थे, एक के बाद एक, यानी एक के बाद एक बिल्डिंग को बनवा रहे थे, एक के बाद एक बिल्डिंग को बनवा रहे थे। क्या हुआ था, उनकी फिर मृत्यु निश्चित हो गई थी, वो मर गए थे घोड़े से गिरने के बाद। और जैसे ही वो गिरने के बाद वहाँ मरे हैं, तो उनकी जब मृत्यु हुई है तो उस समय जो पूरा जो काम था वो किसके, इल्तुतमिश के पास आ गया। किसके पास आ गया, इल्तुतमिश के पास ये सारा काम निकल के आ गया, जो कि मेरे हिसाब से एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आप सभी के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं जो वीडियो लेकर के आता हूँ वो आपके लिए, आपकी मेहनत, आपकी लगन के साथ लेकर के आता हूँ। जितना आप वीडियो को देखेंगे उतना ही मैं इतनी अच्छी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगला क्वेश्चन है, किस जो विधान में प्रसिद्ध ग्रंथ को क्या कहा जाता है, शाहनामा की रचना की थी? किसने कहा था, शाहनामा की रचना की थी? तो किसने कहा था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो फिरोज दोषी ने कहा था, ये इसका राइट आंसर ये हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन मेरे पास निकल के आता है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ से शुरू किया था? तो आपको बताना है सत्याग्रह आंदोलन की जो शुरुआत थी महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? तो चंपारण से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, 49 क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष पद पर कौन रहे थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद रहे थे, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम को अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम के नाम से भी जाना जाता है। एपीजे अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम के नाम से भी अबुल कलाम आज़ाद यहाँ पर रहे थे। अगला क्वेश्चन मेरे पास टॉप 50 में क्वेश्चन है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, और ये मैंने यहाँ पर आप सभी के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि आपको वीडियो अगर पसंद आती है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। भारत व पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, ये भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से। जहां तक मैं आपको देख पा रहा हूं, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगर आपको वीडियो चाहिए, आपको क्या वीडियो चाहिए? टॉप वाइज साइंस जी के क्वेश्चन इन हिंदी में आपको देंगे हम इन क्वेश्चनों को। और आपको बता दूं, टॉप 100 मोस्ट क्वेश्चन फिजिक्स जी के देंगे, टॉप 100 क्वेश्चंस आपको केमिस्ट्री के देंगे, और टॉप 100 क्वेश्चंस हम आपको बायोलॉजी के देंगे। अगर आपको ये सभी क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए कि सर हमें आपकी वीडियोस चाहिए, तो मैं आपको 100 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की। अगर वहीं पर मैंने बीएससी की क्लासेस जो हैं वो शुरू कर दी हैं। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी जीके या जीएस वीडियो को देखना ना छोड़ें। और इस साथ के साथ मैं आपको बता दूं, आपके इंडियन नेवी के प्रैक्टिस सेट भी आने शुरू हो गए हैं, जो बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से आप देखे जाते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से आग्रह है कि आप वीडियो को पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।